चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। प्लीज़ बताइएगा जब मेरा शेयर दिखे, स्क्रीन शेयर हो जाए तो। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। विजिबल। ओके, सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 के कुछ PYQ सॉल्व, और हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों का यूनिट 6 का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, मे आई नो? मैम फोटोसिंथेसिस और हार्मोन्स हो गए मेरे। ओके, फोटोसिंथेसिस एंड हार्मोन्स हो गए हैं। और बाकी लेखराम क्या पढ़ा है मतलब यूनिट 6 में से? मैं थोड़ा पढ़ा हूँ इसलिए पूरा इसका नहीं किया। ओके, और जो अभिनव, आपने अभी तक क्या पढ़ा है एग्जाम से रिलेटेड यूनिट 6 से? हेलो, एम आई ऑडिबल अभिनव? हेलो, सी यूनिट 6 में हमारे 8 पार्ट्स हैं, है ना? क्या क्या पार्ट्स हैं एक बार देख लेते हैं जनरली। पहला तो बताया है कि जो आयुषा ने वो कवर हो गया है, दैट इज फोटोसिंथेसिस उसका। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बीच में हॉर्मोन्स की जगह में रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन। देन इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। फिर हॉर्मोन्स है। देन सेंसरी फोटोबायोलॉजी, जिसमें फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स ये सब का आएगा, तो सेंसरी फोटोबायोलॉजी। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ एटलीस्ट नाम सुन लो तो किस जगह से क्वेश्चन आया है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आया, तो आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट्स ट्रांसलोकेशन, फोटो एसिमिलेट्स ट्रांसलोकेशन। एंड देन हमारा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और नेक्स्ट आएगा स्ट्रेस फिजियोलॉजी। आज ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ से हैं। फोटो आपके सेंसरी फोटोबायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन हैं आपके। एंड देन आज हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फिर फोटो रेस्पिरेशन इन पार्ट के क्वेश्चंस कम हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फैक्टर दैट controls to water potential among plant growth under normal conditions। तो कुछ चीजें क्वेश्चन में मार्क करने वाली हैं। पहली बात तो इस नॉट को मार्क कर लो कि कौन सा नहीं है मेन फैक्टर जो कंट्रोल करता है वाटर पोटेंशियल को अमंग द प्लांट ग्रोथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो भैया वाटर पोटेंशियल क्या होता है, क्या कोई बता पाएगा? कैन एनीवन टेल व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, या वाटर पोटेंशियल का साइन क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? From lower concentration to higher concentration. हाँ, प्लांट में वाटर का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये अगर हो पा रहा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसका साइन होता है साई, इसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा मेन फैक्टर नहीं है। और अगर यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ोगे और हम आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, सॉल्यूट पोटेंशियल भी हमारा इफेक्ट करता है, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हमारा करता है इफेक्ट, ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, सारे ही इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन अगर वो बोल रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा कि टेम्परेचर जो है ना, क्या हो रहा है, सॉरी, तो जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल है, ना ही हाई है ना ही लो है। तो ये वाला जो फैक्टर है हमारा क्रॉस हो जाएगा। फिर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वहाँ पर क्या क्या इफेक्ट कर सकता है वाटर पोटेंशियल को, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
एंड ग्रेविटी। जैसे कि आप इस वाले इमेज में भी देख पा रहे हैं कि सॉइल वाटर पोटेंशियल जो है उसको क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर रहा है, प्रेशर पोटेंशियल यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पोटेंशियल कर रहा है, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी भी उसको इफेक्ट कर रही है, ठीक है, और टेम्परेचर भी कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमने कंडीशन कैसी रख रखी है, नॉर्मल कंडीशन रख रखी है, तो टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका कोई हम असर जो पड़ेगा उसको काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज टेम्परेचर। ओके तो इसलिए आपको जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन रीड करना है ना तो बहुत ध्यान से रीड करना है और उसमें एक एक चीज मार्क करते जाना है कि वो कह क्या रहा है। अब ये पेन पेपर वाला एग्जाम तो है नहीं जो मार्क कर लोगे लिख के या अंडरलाइन करके, इसीलिए अपने दिमाग में नोट बनाना है कि पहले तो पूछा है नॉट, फिर पूछा है कौन सा फैक्टर, फिर पूछा है कि प्लांट ग्रोथ नॉर्मल कंडीशंस में अगर हो रही है तो नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर का कोई मेजर इशू आएगा नहीं, इसीलिए हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे हॉर्मोन्स के सिंथेसिस से। तो क्या कोई मुझे सिंपली बता सकता है कि IAA का जो बनता है, IAA क्या है, इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म तो लिखा हुआ है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी वो दिया हुआ है, सबको दिख गया है सामने, इसलिए सबने बराबर बराबर जल्दी से आंसर दे दिया है। ओके इसका सिंथेसिस कौन से अमीनो एसिड से होता है, क्या कोई बता सकता है? ओके ट्रिप्टोफैन से इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ट्रिप्टोफैन का मैंने लगा रखा है कि कैसा दिखता है, और ये हमारा मैंने लगा रखा है कि IAA कैसा दिखता है, और ये बाकी हमारे ऑप्शंस हैं। ये हमारा हो गया ग्लूटामिक एसिड, ये है एस्पार्टिक एसिड, ये है लाइसीन, ये है ट्रिप्टोफैन, और ये हमारा है IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर देखेंगे तो ये किसके स्ट्रक्चर के सिमिलर है, ट्रिप्टोफैन के। और अगर आप लॉजिक वाइज देखेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ट्रिप्टोफैन का IAA का बायोसिंथेसिस है वो किससे हो रहा है, ट्रिप्टोफैन से। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज ट्रिप्टोफैन। तो प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट। The structure of this hormone is related to tryptophan amino acid. Okay. So next question is, which one of the following is not a characteristic property of carotenoids? वो बोल रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है कैरोटीनॉइड्स की नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी मार्क करने लायक कुछ बातें हैं कि पूछा गया है नॉट, यानी बहुत सारी होंगी, एक आध कोई नहीं होगी। तो पहला आता है दे पजेस कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर डाल रखा है, ये डाला हुआ है कैरोटीनॉइड B का। ओके क्या इसमें आपको पोरफायरिन रिंग दिख रही है? नो नहीं दिख रही है ना, यानी हमारा एक बार ध्यान से देखो, दिख रही है? सारे लोग देखो, क्या इस स्ट्रक्चर में पोरफायरिन रिंग दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो ये वाला जो आंसर फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो फिलहाल के लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है दे आर इंट्रीगल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। हाँ भाई ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं, क्योंकि जब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 चलता है तो ये उसके भी पार्ट बनते हैं कैरोटीनॉइड्स। ओके नेक्स्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स। हाँ जी इनको एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आंसर में बोल रहे हैं दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डैमेजेस कॉज्ड बाय लाइट। ये वाली बात भी सही है। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैरोटीनॉइड्स के प्लांट्स में रोल क्या है। पहला ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फिर फोटो प्रोटेक्शन करते हैं, यानी ये लाइट के डैमेज से प्लांट को बचाते हैं। क्योंकि ये कलर प्रोवाइड करते हैं इसीलिए पॉलिनेशन में और फ्रूट को भी कलर देने में हेल्प करते हैं। ओके फिर ये एलिलोपैथिक इंटरेक्शन में प्लांट के डिफेंस में काम करते हैं और सीड डिस्पर्सल में काम करते हैं। तो ये नोट करने वाले पॉइंट हैं, अगर आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे हुए हैं तो ये नोट करते जाइए कि कैरोटीनॉइड्स के फंक्शन प्लांट्स में क्या क्या हैं। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटो प्रोटेक्शन, पॉलिनेशन एंड फ्रूट कलरिंग, एलिलोपैथिक इंटरेक्शन, प्लांट डिफेंस इन सीड डिस्पर्सल, एम्ब्रियन डेवलपमेंट, और फिर ये एबायोटिक स्ट्रेसेस को मैम के आप रिस्पॉन्स। ध्यान से बोलना प्लीज, हाँ जी थोड़ा मैम स्पीड स्लो। ओके श्योर अगर कभी ऐसा हो जाए मेरा स्पीड ज़्यादा हो जाए तो बता देना, है ना। थैंक यू।
अभी हम ये नोट करने वाली बात है कि कैरोटीनॉइड्स के प्लांट में फंक्शन क्या है। ओके, पहला है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, इसके बाद ये फोटो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, यानी प्लांट को लाइट से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन में और फ्रूट कलरिंग में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करेंगे? ये पेटल्स को कलर देने में हेल्प करते हैं। पेटल्स को कलर देंगे तो क्या होगा कि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे, पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे तो पॉलिनेशन होगा। इस तरह से ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। फिर फ्रूट जैसे गाजर खाते हैं तो जो गाजर का कलर है ऑरेंजिश कलर, या जो टमाटो खाते हैं उसका कलर, टमाटो का तो खैर लाइकोफिन से होता है, लेकिन जो बाकी ऐसे ऑरेंज, येलो और रेड कलर्स हैं वो कौन देता है? वो कैरोटीनॉइड्स देते हैं ज़्यादातर, तो वो फ्रूट कलरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन एलिलोपैथिक इंटरेक्शन में भी ये हेल्प करते हैं, प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं, और सीड के डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं। कैसे सीड के डिस्पर्जल में? कि भाई पॉलिनेटर जब आएगा फ्रूट के कलर को देख के फ्रूट को खाएगा, तो हो सकता है वो बर्ड हो तो कहीं जाकर वो बीट करे और वहाँ पर उसका सीड ड्रॉप कर दे, तो सीड डिस्पर्जल हो गया, वो वहाँ से प्लांट में ग्रो कर जाएगा। फिर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी इसका रोल देखा गया है। नेक्स्ट ये अबायोटिक स्ट्रेस में भी हेल्प करते हैं, और जो इंटरेक्शन होते हैं विद पैथोजेंस एंड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म उसमें भी इनका मेजर रोल होता है। किसका? कैरोटीनॉइड्स का। ओके, ये पिगमेंट्स जो हैं प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो फाउंड इन प्लांट्स, मतलब प्लांट की तो हम बात कर ही रहे थे, इनके अलावा एल्गी में, और ये फंजाई और बैक्टीरिया सब में पाया जाता है। ओके, ये लिपिड सॉल्युबल है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ, इफ़ यू आर मतलब अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं तो लिख लीजिए। ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ओके, एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर में बहुत कम सॉल्युबिलिटी होगी, दे आर हाइड्रोफोबिक। ये कौन कौन से कलर देते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ओके, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर देते हैं। और अगर लाइट एब्जॉर्प्शन की बात करी जाए तो ये वॉयलेट या ब्लू ग्रीन लाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसजेनिक लेट्यूस प्लांट वॉज जनरेटेड बाय ओवर एक्सप्रेसिंग, देखिए जो मार्क कर रही हूं ना वो चीज ध्यान दीजिएगा ना। अ ट्रांसजेनिक लेट्यूस प्लांट वॉज जनरेटेड बाय ओवर एक्सप्रेसिंग आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज यानी आईपीटी जीन। ओवर एक्सप्रेस क्या हो रहा है? आईपीटी। अच्छा, तो पहली इमेज में देखेंगे कि आईपीटी का रोल कहाँ है। आईपीटी का रोल जो आ रहा है वो किसकी सिंथेसिस में आ रहा है? साइटोकाइनिन की सिंथेसिस में आ रहा है। ये साइटोकाइनिन का सिंथेसिस का पाथवे है और इसमें क्या यूज हो रहा है? आईपीटी। इससे क्या बनेगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंडर द कंट्रोल, ये जो जीन है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रमोटर ऑफ सेनेसेंस एक्टिवेटर जीन सेग12। तो सेग12 का काम क्या है? ये सेनेसेंस को एक्टिवेट करता है। तो हमारा हो गया SAG12, ये क्या करता है? सेनेसेंस को एक्टिवेट कर देता है। ओके, अब वो बोल रहे हैं फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ये है एग्जिबिट डिलेड सेनेसेंस, एग्जिबिट फास्ट सेनेसेंस। पहला है डिलेड सेनेसेंस होगा या फास्ट सेनेसेंस, यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, साइटोकाइनिन का काम होता है कि ये सेनेसेंस को डिले करता है। जब ये रेगुलेट हो रहा है किसके अंडर? SAG12 के अंडर, जो कि सेनेसेंस करता है, तो साइटोकाइनिन ज़्यादा रिलीज होगा और ये क्या कर देगा? सेनेसेंस को डिले कर देगा। ठीक है, तो हमारा पहला वाला आंसर इस केस में सही हो जाएगा कि ये एग्जिबिट करेगा डिलेड सेनेसेंस, फास्ट सेनेसेंस नहीं करेगा, क्योंकि इसको रेगुलेट अब कौन कर रहा है? SAG12 कर रहा है, जो कि सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सेनेसेंस को रेगुलेट करने की जगह किस पे एक्ट कर रहा है? आईपीटी पे कर रहा है, जो कि क्या बना रहा है? साइटोकाइनिन बना रहा है। और साइटोकाइनिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेनेसेंस को डिले करता है, क्योंकि ये क्या कराता है? सेल का
डिवीजन करा देता है। तो सेनेसेंस कैसे हो पाएगा? सेल का डिवीजन होता रहेगा, इसीलिए जो प्लांट में सेनेसेंस होगा, इस प्लांट में, इस लेट्यूस प्लांट में जो सेनेसेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? डिलेड हो जाएगा या लेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सी और डी ऑप्शन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है हैव हायर अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन ड्यूरिंग सेनेसेंस। यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट होगा साइटोकाइनिन का जब सेनेसेंस हो रहा होगा। हाँ भाई, क्योंकि ये जीन साइटोकाइनिन को भी रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए अमाउंट तो साइटोकाइनिन का ज़्यादा होगा जब सेनेसेंस हो रहा होगा कंपैरेटिवली नॉर्मल सिनेरियो से। तो ये वाला सी वाला सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हैव हायर अमाउंट ऑफ जिब्रेलिन्स ड्यूरिंग सेनेसेंस। हमारा रेगुलेशन साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन का बहुत डिफरेंट है। साइटोकाइनिन बन रहा है, लेकिन यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी जिब्रेलिन की बात नहीं आई है, तो अमाउंट ऑफ जिब्रेलिन विल बी हाई ये हम नहीं कह सकते। सो वी विल नॉट कंसीडर दिस स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो कॉम्बिनेशन होगा ए एंड सी, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे SAG12 जो है ना वो क्या कराता है? सेनेसेंस को रेगुलेट करता है। ओके, ये बात यहाँ पर समझ में आई सबको? Yes, अब ma'am. ट्रांसजेनिक Yes, yes. प्लांट्स की कुछ और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कभी अगर इन जनरल पूछ ली जाती हैं तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के पास ग्रीन ई लीफ एरिया जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लांट्स। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? ट्रांसजेनिक प्लांट की। इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट हैव अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, क्लोरोफिल। देन दे हैव प्रोटीन एंड रुबिस्को का डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्रू आउट द प्लांट में कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो थोड़ी डिले होती है। ओके, तो दे हैव डिले फ्लावरिंग, और यहाँ पर प्रीमेच्योर लीव्स का जो है ना, प्रीमेच्योर सेनेसेंस हो जाता है अपर लीव्स का। जब भी प्लांट ग्रो करेगा तो इनकी जो अपर लीव्स है उसका प्रीमेच्योर सेनेसेंस हो जाता है। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट इसके आगे वाला पहले वाला पॉइंट बताना प्लीज। उनमें जो है फ्लावरिंग में डिले रहता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स इसके पहले वाला क्लोरोफिल, प्रोटीन और रुबिस्को, शायद यही बताया था ना इसके पहले। क्लोरोफिल, प्रोटीन और रुबिस्को जो है ना वो थ्रू आउट द प्लांट में उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, प्रोटीन एंड रुबिस्को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। क्या स्टेटमेंट है? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? क्वेश्चन की एक बार दिखाना। ओके, क्या क्वेश्चन चेंज कर लूं? क्वेश्चन चेंज कर लूं? Yes, yes. ओके यस मैम। ओके, सो ये हमारा पूछ रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट इन्होंने बोल रखे हैं C3, C4 और कैम प्लांट्स के बारे में। C3 प्लांट्स कौन से होते हैं? जो नॉर्मल हम देखते हैं ना वो सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे? C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं और कैम प्लांट्स कौन होते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं C4 प्लांट्स का और कैम प्लांट्स का और C3 प्लांट का? एक एक एग्जाम्पल जल्दी से। वीट है C3 प्लांट, C3 प्लांट जो है वीट है, चलिए। C4 मक्का मेज है, ठीक है। कैम प्लांट और ये इसमें क्या जितने भी बड़े पत्ते वाले प्लांट होते हैं सब C4 में आते हैं मोस्टली। बड़े पत्ते बोले तो मतलब बड़े पत्ते से शुगर केन है, ओके शुगर केन, ओके। और कैम प्लांट्स में क्या आएगा? कैम का एग्जाम्पल एनीवन? नागफनी में, हाँ, ओपुंशिया, ओपुंशिया। वेरी गुड, ठीक है।
अब यहाँ ना इमेजिनेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बार C3 का कोई और एग्जाम्पल भी दीजिए वेट के अलावा। C3 का मैम सिसरेटिनम चना का पौधा। हाँ ठीक है, हाँ मैंगो, ठीक है मैंगो ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये कैसी जगह में ग्रो कर रहा है, जहाँ पर पानी की डिफिशियंसी है, यानी वाटर का स्ट्रेस है, ठीक है, कैम प्लांट्स। इसीलिए तो उनमें कैम पाथवे डेवलप हुआ है, क्योंकि ये ऐसी जगह में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर वाटर की डिफिशियंसी है। ओके, और साथ में वाटर डिफिशिएंट है, इसका मतलब ये हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो हाई होगा ज़्यादातर केस में। भाई ऐसे तो लद्दाख में भी क्या है, डेजर्ट वाली कंडीशन है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए सारे केस नहीं इमेजिन कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा। ओके, मैंगो वाला केस है, ये नॉर्मल केस है, ये आपको ज़्यादातर जो है यूपी में, मतलब ज़्यादातर सब जगह ये प्लांट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसका है नहीं। इसके बाद मेज आता है, ये आ जाते हैं इंटरमीडिएट में, यानी इससे ज़्यादा टेम्परेचर लेकिन इस वाले टेम्परेचर से कम, ठीक है। अब आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा सा इजी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वाटर लॉस टू CO2 अपटेक इज हायर इन कैम प्लांट्स देन इट इज इन ईदर C3 एंड C4। हाँ भाई ये बात सही है कि जो वाटर का लॉस हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ होगा, जहाँ पर डेजर्ट होगा या जहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसीलिए तो प्लांट कैसे हो गए हैं, सनकिन स्टोमेटा वाले हो गए हैं, कि उनके जो स्टोमेटा हैं वो सनकिन हो गए हैं, प्लांट की रूट जो है वो लंबी नीचे जा रही हैं, टैप रूट सिस्टम हो गया है ज़मीन में पानी को ढूंढने के लिए, लीफ जो है वो मोटी हो गई, उनका सरफेस मॉडिफाई कर लिया है उनने अपने आप को। तो वो बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ वाटर लॉस टू CO2 अपटेक इज हायर इन कैम प्लांट्स देन इट इज इन ईदर C3 और C4 प्लांट्स। ये बात सही है, यानी हमारा ऑप्शन A इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, coming to next is sorry, the rate of photosynthesis attains maximum rate at lower intercellular CO2 partial pressure in C4 then in C4 plants then in C3 plants। वो बोल रहे हैं जो rate of photosynthesis है वो maximum rate attain कर लेती है लोअर इंटरसेलुलर C4 पार्शियल प्रेशर पे, यानी C4 अगर CO2 का प्रेशर अगर कम भी है तभी भी वो फोटोसिंथेसिस कैसी कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है C4 प्लांट्स में देन इन C3 प्लांट्स। तो भाई सही है कि C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है। कैसे होता है कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, यहाँ पर क्या होता है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में पार्टीशन होता है, मतलब मेसोफिल सेल में आधा काम हो रहता है और आधा जो काम हो रहा होता है वो बंडल शीथ सेल में हो रहा है। ये दो जगह चलती है साइकिल। तो CO2 जो है उसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, बंडल शीथ सेल में लेके जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ताकि रुबिस्को को कोई भी कॉम्पिटिटर एंजाइम ना मिल पाए। तो जितनी CO2 आ रही है सबकी सब कौन यूज़ कर रहा है, रुबिस्को कर रहा है। जबकि C3 प्लांट में CO2 चाहे कितना भी प्रेशर हो, पर यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है जो रुबिस्को के साथ compete करती है। ओके, इसीलिए द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम अटेन हो जाती है कम इंटरसेलुलर प्रेशर पे C4 प्लांट में देन इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। ओके, next is the compensation point in C3 plants is always lower than the C4 plants। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। स्क्रीन तो दिख रही है मगर मोबाइल पे देख रहे हो कभी छोटा दिख रहा है। ओके ओके ओके, अभी भी स्क्रीन शेयर है? नो मैम। ओके ओके, नो मैम। एक सेकेंड ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम, सॉरी हाँ, एक सेकेंड में अभी बस।
अब स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो, स्क्रीन नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ? ओके, जब तक सब लोग एक एक करके अपना अपना नाम बताएंगे, कौन कौन है, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस किसने क्लास अटेंड की। हाँ जी, आलोक, थैंक यू। अभिनव मैम। हाँ जी, थैंक यू अभिनव। सोनिया मैम। सोनिया, थैंक यू सोनिया। लेखराम। हाँ जी, थैंक यू लेखराम। आलोक, हाँ जी। अनूप। ओके, चैट बॉक्स में डाल दीजिए नाम। अच्छा, ऐसे अगर किसी को बोलने में शर्म आ रही है तो चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए। सभी अपना नाम जो है टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बी वाला हमारा यहाँ सही हो गया था, पार्शियल प्रेशर वाला जो बात थी वो सही थी। सी पे आ गए थे, द कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट्स आर ऑलवेज लोअर देन C4 प्लांट्स। भाई C4 प्लांट्स में कंपनसेशन पॉइंट लोअर होता है। द कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट्स आर ऑलवेज लोअर देन C4 प्लांट्स। नहीं, C4 प्लांट्स में कंपनसेशन पॉइंट जो है वो लोअर होता है, इजीली अचीव हो जाता है, जबकि C3 प्लांट में कंपनसेशन पॉइंट इजीली अचीव नहीं होता है। तो C4 प्लांट्स का जो कंपनसेशन पॉइंट है वो लोअर है, तो C वाला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज plants with C4 metabolism need less Rubisco than C3 plants to achieve the given rate of photosynthesis। हाँ भाई, ये सही है। कैसे सही है? देखिए, यहाँ पर जो रुबिस्को है, जो C3 प्लांट्स में रुबिस्को है, इसको क्या करना पड़ता है, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे इसके पास दो कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, एक ऑक्सीजन रहता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जैसा कि हमको पता है कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करती है देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि C4 मैकेनिज्म में हम बात करें तो हमारे पास O2 का कोई सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि दो अलग अलग सेल में ये प्रोसेस चल रहा है, एक मीजोफिल सेल में चल रहा है और एक बंडल शीथ सेल में चल रहा है। यहाँ जो फोटो रेस्पिरेशन से लॉस था वो नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए ये साइकिल बनी है कि भाई प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन से कोई लॉस ना हो। तो इस केस में अगर कम रुबिस्को है तो भी उसको पूरा का पूरा बाइंड कौन कर रहा है, CO2 कर रही है। यहाँ इसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम C3 प्लांट की बात करें तो इसमें कॉम्पिटिटर अवेलेबल है और कुछ ना कुछ परसेंट, चाहे कितना भी रुबिस्को आप ऐड कर लो, कुछ ना कुछ परसेंट उसका ऑक्सीजन से बाइंड हो ही जाएगा। तो इस प्लांट में ये डी वाला अगर इन सब चीज़ों को देखें तो ये डी पॉइंट जो है दैट इज करेक्ट। प्लांट विथ C4 मेटाबॉलिज्म नीड लेस रुबिस्को देन C3 प्लांट्स टू अचीव अ गिवन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट बैठ रहे हैं इस क्वेश्चन में वो है बी एंड डी, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, कि C4 प्लांट्स को लेस रुबिस्को चाहिए देन C3 प्लांट्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन अचीव करने के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम ये कंपनसेशन पॉइंट वाला कंसेप्ट समझा दीजिए। कंपनसेशन पॉइंट वाला, ओके। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, जहां पर जितना भी O2 और CO2, मतलब एक सेकेंड ना, उसके लिए एक सेकेंड, देखिए कंपनसेशन पॉइंट जो होता है, कौन सा वाला में था, इसमें है क्या इस वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, मैं वही ढूंढ रही हूँ कंपनसेशन पॉइंट, यहाँ पे नहीं। अच्छा ये है सी, द कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट आर ऑलवेज लोअर देन C4 प्लांट।
ऐसा पॉइंट जहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है, ऐसा पॉइंट जहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वहां पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके इक्वल्स टू हो जाए, रेस्पायरेशन के। तो दैट इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। इसको आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो यहां पर दिया हुआ है कंपनसेशन पॉइंट इन C3 प्लांट आर ऑलवेज लोअर देन C4 प्लांट। C3 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट हमेशा लोअर होगा C4 प्लांट से, नहीं C3 प्लांट का कंपनसेशन पॉइंट हायर होगा, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी साथ साथ में हो रही है और इसमें यहाँ पर आपका ये भी हो रहा है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस भी साथ साथ में हो रही है। तो इसमें जो इन दोनों का रेशियो है वो जल्दी से अचीव हो जाएगा। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लाइट पड़ रही है तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम हो रही है, नेग्लेजिबल हो रही है C4 प्लांट्स में। तो इसका जो है कंपनसेशन पॉइंट जो है वो लोअर होगा इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स। अब समझ आया? यस मैम। एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो CO2 अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो जितनी प्लांट CO2 चाहिए उसको, वो उसको किससे अवेलेबल हो जाए, रेस्पिरेशन से अवेलेबल हो जाए। रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, CO2 निकलती है, और फोटोसिंथेसिस में यही CO2 पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाए। ऐसा पॉइंट जहां पर ये रेशियो, ये बैलेंस मेंटेन रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट बोलेंगे। अब आया समझ में? हाँ मैम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स में बात करें तो ये वाला पॉइंट अचीव हो जाए। हाँ जी बताइए। मुझको थोड़ा कुछ अलग याद आ रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था। बताइए बताइए। मुझको ये याद आ रहा कि ये जो C4 प्लांट होते हैं, जो ये 0 से लेकर 10 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। हाँ जबकि जो जी। C3 प्लांट होते हैं वो 30 ppm के एवब यूज कर सकते हैं। हाँ जी। इसलिए उनका जो कंपनसेशन पॉइंट है वो लो है। देखिए एक ही As चीज को, compared to हाँ देखिए एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के काफी सारे तरीके होते हैं। जो कंपनसेशन पॉइंट का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो वो लाइट इंटेंसिटी के टर्म में आएगा, ठीक है। जब ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जब हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं कि उनकी इतने से इतने हैं तो वो C4 में आएंगे, इतने से इतने हैं, जो भी आपने वैल्यू बताई, सॉरी मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही है, तो वो भी इसमें ही आएगा। लेकिन जो मेन कंपनसेशन पॉइंट का डेफिनेशन है ना वो मेजर होगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रेट से। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे तो उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट कहेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो बात भी सही है, वो एक क्लू है याद रखने के लिए कि C3 का क्यों होता है लोअर, मतलब C3 का क्यों होता है हायर और C4 का लोअर क्यों होता है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार इसको हम और डिस्कस कर लेंगे, मैं और पढ़ लूंगी, हो सकता है मैं भी कहीं कुछ मिस कर रही हूँ मे बी, लेकिन जो मुझे याद आ पा रहा है वो ये है कंपनसेशन पॉइंट से रिलेटेड। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन प्लांट्स। क्या क्या बोला हुआ है, ऑल टर्पीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 6 कार्बन एलिमेंट। भाई टर्पीन्स जो है ना वो आइसोप्रीन यूनिट से बनी हुई होती हैं, ये 6 कार्बन एलिमेंट से बनी नहीं होती। आइसोप्रीन यूनिट जो है 5 कार्बन की है ना। अगर मोनोटर्पीन है तो उसमें 2 आइसोप्रीन की यूनिट होगी C10, सेस्क्विटर्पीन है तो उसमें 3 कार्बन की यूनिट होगी यानी 15 हो जाएंगे। डाइटर्पीन्स हैं तो वहाँ 4 कार्बन की यूनिट होगी। सिमिलरली सेस्टरटर्पीन्स हैं तो वहाँ पर 25, ट्राइटर्पीन्स हैं तो वहाँ पर 30, टेट्राटर्पीन्स हैं तो वहाँ पर 40, है ना। और पॉलीटर्पीन्स हैं तो जहाँ पर मोर देन 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगी तो वो किस में आ जाएंगी, पॉलीटर्पीन में। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। अभी सेकंड है, एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो भाई कोई बता सकता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या ऐसा होता है, एल्कलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं? नो मैम, हैं? एल्कलॉइड यस हैं। हाँ वही मैं कहूँ, क्या हो रहा है, ध्यान कहाँ है। एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन, ज्यादा पढ़ लिया लगता है ना। चलिए
एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बात सही है कि एल्कलॉइड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. नेक्स्ट इज पायरेथ्रॉइड्स a monoterpene ester found in the leaves of flower of chrysanthemum species show insecticidal activity. अब शायद ये आपको याद हो या ना याद हो, पर यह स्टेटमेंट सही है कि क्राइजेंथियम की कुछ स्पीशीज में पायरेथ्रॉइड पाए जाते हैं जो कि एक मोनोटर्पिन का ईस्टर है और जो क्या करता है, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी शो करता है. इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी मतलब कोई भी इंसेक्ट इसको खाएगा तो वो मर जाएगा. ठीक है, तो ये अगर आपको याद नहीं है तो इसको एक नोट बना के नोट कर लीजिए कि क्राइजेंथियम स्पीशीज का एग्जाम्पल है जहाँ पर एक मोनोटर्पिन ईस्टर फाउंड होता है जिसका नाम है पायरेथ्रॉइड्स. ये इसमें इंसेक्टिसिडल एक्टिविटी होती है. अच्छा, एक और यहाँ पे वर्ड यूज किया है डी स्टेटमेंट में, लिमोनॉइड्स. ठीक है, लिमोनॉइड्स क्या है? ये आर ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड्स एंड एंटी हैव एंटी हर्बिवोरल एक्टिविटी. तो भाई लिमोनॉइड्स फाइटोकेमिकल्स हैं, ये तो ठीक है. ये ट्राइटर्पिनॉइड है. ठीक है, यानी ट्राइटर्पिनॉइड कहाँ पे आ गए? ये रहे ट्राइटर्पीन्स. यहाँ 6 आइसोप्रीन की यूनिट है, तो ये एल्कलॉइड नहीं है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं है. ओके, ये अबंडेंट होते हैं किसमें? स्वीट या सॉर सेंटेड सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि हमारा ऑरेंज हो गया. ठीक है, इसीलिए कौन कौन सी प्लांट फैमिली में लिमोनॉइड्स पाए जाते हैं? लाइम फैमिली कहते हैं ना, लिमोनॉइड्स, लाइम फैमिली या सिट्रस फ्रूट्स फैमिली. तो ये किस में है? कुकुरबिटेसी में है, रूटेसी में, मिलिएसी में. ठीक है, कुछ लिमोनॉइड्स जो है वो एंटीफीडेंट्स होते हैं, जैसे कि नीम के पेड़ में होगा एजाडिरेक्टिन नाम का. मतलब ये इतना कड़वा कर देंगे स्वाद कि कोई उस प्लांट को खाने की इच्छा ही नहीं करेगा, कोई भी एनिमल जो है उस प्लांट को खाने का इच्छुक ही नहीं रहेगा. तो यहाँ अगर हम स्टेटमेंट की बात करें वापस क्वेश्चन में आके, तो ए वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत है, हमारा सी एंड डी का कॉम्बिनेशन सही है, दैट इज द 4th ऑप्शन. ओके, यहाँ किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ दिया हुआ है लाइट इज क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, following a certain statement related to photoreceptors in model plant Arabidopsis thaliana. अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि Arabidopsis thaliana को मॉडल प्लांट हमेशा क्यों लिया जाता है या इसी को क्यों चूज किया गया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है प्लांट साइंस. मैडम लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है इसकी. हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड. ये कौन बता रहा है? मुझे नाम भी बताइए. आलोक. ओके, आलोक, बहुत बढ़िया. इसके बाद अब हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं कि फोटो रिसेप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो अमंग द 5 फाइटोक्रोम जीन्स रिप्रेजेंटिंग अ जीन फैमिली, फाइटोक्रोम बी प्लेज अ प्रीडोमिनेंट रोल इन रेड लाइट परसेप्शन. यहाँ देखिए, ये लाइट की वेवलेंथ है, ये फाइटोक्रोम है, ये क्रिप्टोक्रोम्स हैं. ओके, ये फाइटोक्रोम्स हैं, वो क्रिप्टोक्रोम है. इसके बाद में यहाँ पे UVR8 है. ये सारे के सारे जो है ना फोटो रिसेप्टर्स बोले जाते हैं. ये लाइट को सेंस करते हैं और प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्व करते हैं. जैसे कि ये रेड को कर रहा है फाइटोक्रोम. ठीक है, ब्लू, अल्ट्रावायलेट A एंड अल्ट्रावायलेट B photoreceptors interact with each other to control plant responses. ये फोटोरिसेप्टर्स प्लांट को हार्मफुल रेडिएशन से बचाने का भी काम करते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि फोटोरिसेप्टर बोल रही हूँ, फाइटोक्रोम B जो है जीन, वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है रेड लाइट के परसेप्शन में. तो ये वाली बात सही है कि फाइटोक्रोम बी फाइटोक्रोम फैमिली में से, पूरी जीन फैमिली में से फाइटोक्रोम बी जो है दैट इट प्लेज अ प्रीडोमिनेंट रोल इन रेड लाइट का परसेप्शन. दैट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इज क्रिप्टोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग टाइम एंड हाइपोकोटाइल लेंथ. यहाँ पे देखिए, फाइटोक्रोम ए का सबसे ऊपर ये वाले का क्या रोल था? ये क्या कर रहा था? रेड लाइट का परसेप्शन कर रहा था.
यहाँ पर देखो ये रेड लाइट का परसेप्शन फाइटोक्रोम में कौन कर रहा है, यहाँ पे ए आएगा। इसके बाद वो बोल रहे हैं जो क्रिप्टोक्रोम्स हैं ये CRY वाले, ये क्या कर रहे हैं, इनका रोल जो है फ्लावरिंग में आ रहा है। एंड देन इनका रोल कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे हाइपोकोटाइल की लेंथ को बढ़ाने में आ रहा है, ये है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट। देन सी आता है हमारा क्या, Phytochrome A photoreceptor is predominantly involved into far red light perception। ये far red light का perception भी कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा कर रहा है, Phytochrome A। फर्स्ट वाला A ऑप्शन और Phytochrome C वाला ऑप्शन एक रेड को कर रहा है और एक फार रेड को कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला सही है, A, B, C तीनों सही थे। अब तक D पे आते हैं। The LOV domain of Phytochrome C is an important domain for signal transmission। जो LOV domain होती है वो फाइटोक्रोम की पार्ट नहीं होती है, वो क्रिप्टोक्रोम CRY की पार्ट होती है। इसीलिए इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। ओके, हमें याद रखना है, अगर नहीं याद है तो LOV domain किस में होती है, वो होती है क्रिप्टोक्रोम्स में, फाइटोक्रोम्स में नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन A, B एंड C सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप रोल देख लो, फाइटोक्रोम्स का रोल जनरली किस में है, जर्मिनेशन में है, सीडलिंग के डेवलपमेंट में है, डी इट्यूलेशन में है। लास्ट अगर क्लास आपने अटेंड की हो तो डी इट्यूलेशन पे भी एक क्वेश्चन आया था कि डी इट्यूलेशन होगा तो क्या होगा, इट्यूलेटेड सीडलिंग होंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल की लेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर उसको डी इट्यूलेट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइटोक्रोम का एक्शन आ जाता है और कुछ साइटोक्रोम का भी आ जाता है। तो इनने CRY भी इसके लिए दे रखा है, मतलब दोनों का रोल है इसमें। इसके बाद अगर इन सारे जीन्स का बात करें तो ये ट्रांजिशन कराते हैं फ्लावरिंग में, डे लेंथ का मेजरमेंट करते हैं बेसिकली, फिर नेबर डिटेक्शन करते हैं कि शेड अवॉइड करे प्लांट, उसको लाइट की क्वालिटी अच्छी मिले, और ट्रोपिज्म लाइट की डायरेक्शन को प्रमोट करते हैं कि जिस साइड लाइट होगी उस साइड प्लांट मूव करेगा या उस अपना मूवमेंट शो करेगा, जैसे कि सनफ्लावर में हम जो देखते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, क्रिप्टोक्रोम्स, UVB रिसेप्टर, इन सब की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैम ये जो हाइपोकोटाइल की लेंथ होती है ये मोस्टली डार्क में ज्यादा लेंथ इंक्रीज हो जाती है। हाँ जी, जब ऐसी कंडीशन, इसी कंडीशन को कहते हैं इटियोलेशन, है ना। जब प्लांट को डार्क कंडीशन में ग्रो कराया जाता है तो उसके ऊपर कैप बन जाता है, उसको कुछ कैप का मुझे याद, लास्ट टाइम अगर आप PYQ में थे तो ये क्वेश्चन हमने लिया था, और उसकी हाइपोकोटाइल की लेंथ जो है वो लास्ट टाइम मेरा अटेंड नहीं हो पाया था। ओके, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर रिवीजन करेंगे तब ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे। उनकी हाइपोकोटाइल की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, एंड इसके बाद इनमें जो ये पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाते। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन थे इटियोलेटेड सीडलिंग के। लेकिन जो यहाँ पे फाइटोक्रोम है वो डी इटियोलेशन करा रहा है, यानी लाइट आ रही है ना तो डी इटियोलेट हो जाएगी। इटियोलेशन कब हो रहा है, जब लाइट एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। भाई ये PCD क्या है, PCD है प्रोग्राम सेल डेथ। अब ये सिर्फ एक ही टाइम नहीं होती कि मरने का टाइम आ गया, यानी मरने का टाइम आई मीन सेनेसेंस आ गया तभी हो। PCD बाकी सारे चीज़ों में भी इन्वॉल्व होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ PCD इन प्लांट्स इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। हाँ भाई, ये बोल रहे हैं कि PCD का है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन की, जहाँ पर प्लांट में मान लीजिए रूट पर हमला किया यहाँ पर पैथोजेंस ने, तो प्रोग्राम सेल डेथ एक्ट करेगी। जो खराब वाला पार्ट है ना उतना सारा सेल खत्म हो जाएगा, तो इन्फेक्शन प्लांट के अंदर पूरी तरीके से फैल नहीं पाएगा। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट इज PCD ऑल्सो अपियर्स टू ऑकर ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ जाइलम। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी देखा गया है डिफ्रेंसिएशन होता है जब जाइलम का ऑफ जाइलम ट्रैक्री एलिमेंट्स का, तो वहाँ पे भी PCD होती है। दैट लीड्स टू न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन डिग्रेडेशन। वो क्या कर रही है, ध्यान से पढ़िएगा, न्यूक्लियाई का डिग्रेडेशन कर रही है और क्रोमेटिन का डिग्रेडेशन करती है। भाई जो न्यूक्लियाई को डिग्रेड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? न्यूक्लियस, ठीक है, वेरी गुड। न्यूक्लियाई को डिग्रेड करते हैं तो न्यूक्लियस कहा जाएगा। क्या आप सही बोल रहे हैं? एक बार फिर से सोचिए।
जब तक आप सोच रहे हैं तब तक आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटिन का जो डिग्रेडेशन करते हैं उनको क्या Yes, कहा ma'am. जाएगा? क्रोमेटिन का जो डिग्रेडेशन करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको भी न्यूक्लियस ही कहेंगे। ओके, उनको भी न्यूक्लियस कहेंगे, ऐसा है। फिर प्रोटीएज किसको कहेंगे और टोपोआइसोमेरेज किसको कहेंगे, मुझे बताइए। इस क्वेश्चन को ना हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन करेंगे वो हाँ, प्रोटीज कहलाएंगे। प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन करेंगे वो प्रोटीएज कहलाएंगे, ठीक है। और टोपोआइसोमेरेज किसको कहेंगे? ये तो स्टेबिलिटी प्रदान करता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में। इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में लेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके मैम। ओके, इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स टू ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक स्ट्रेस का मतलब है ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्लांट को पानी लेने में यानी पानी एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो रही हो। ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू, मतलब जहाँ पर वाटर के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज प्रीडोमिनेंटली रिस्ट्रिक्टेड टू द वैक्यूल। वो बोल रहे हैं कि जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है वो वैक्यूल्स तक ही लिमिटेड है। जो आयन का एक्यूमुलेशन होता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए वो ज़्यादातर कहाँ होता है? प्लांट्स में, वैक्यूल्स में। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कई तरीके से करते हैं। जैसे कि जो हमने C4 प्लांट की साइकिल पढ़ी उसमें भी जब स्टोर करते हैं रात के टाइम, कैम प्लांट की साइकिल पढ़ी उसमें भी जब रात के टाइम स्टोर करने की बात आती है एसिड्स को, तो वो एसिड कहाँ स्टोर हो जाते हैं? जाके वैक्यूल में। इसीलिए सारे प्लांट्स में वैक्यूल का साइज बड़ा है, क्योंकि इनमें प्लांट्स में वैक्यूल का रोल बड़ा है। तो जब ऑस्मोटिक स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो आयन का एक्यूमुलेशन कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू मेंटेन द वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम विद इन द सेल, सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए अदर सॉल्यूट्स और कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म। कोई भी सॉल्यूट जो होगा या फिर जो कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स हो जाएंगे वो कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे? साइटोप्लाज्म में इकट्ठे हो जाएंगे। तो भाई ये बात भी सही है कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म में इकट्ठे हो जाएंगे, तभी तो सेल का वाटर पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज, गैलेक्टोज इज वन ऑफ द कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स इन्वॉल्व्ड इन द ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन प्लांट। ये गैलेक्टोज जो है इंपॉर्टेंट ऑस्मोलाइट, कंपैटिबल ऑस्मोलाइट है जो कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस में इन्वॉल्व है। तो गैलेक्टोज है क्या इन्वॉल्व? किसी को याद है इस बारे में? कौन को, या फिर गैलेक्टोज का नहीं याद आ रहा है तो क्या किसी भी ऑस्मोलाइट का नाम याद है जो कि कंपैटिबल है ऑस्मोटिक स्ट्रेस ड्यूरिंग प्लांट्स में? मैम मैल्टोज या सुक्रोज। और कोई? और कोई जो बता सके? मैं वेट कर रही हूँ। चलिए पढ़ के आइएगा। फिलहाल मैं अभी गैलेक्टोज तो नहीं होता है कंपैटिबल ऑस्मोलाइट, तो ये जो है गलत हो जाएगा। गैलेक्टोज इज नॉट वन ऑफ द कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स। नेक्स्ट इज, दीज आर, नेक्स्ट टाइम मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन कौन से कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स हैं, तो ये देख के आना है, नोट कर लो, है ना। नेक्स्ट इज, there are mainly 4 group of molecule that frequently serve as compatible solutes। ये इसी का आंसर है कि कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं। उस 4 ग्रुप में गैलेक्टोज इज नॉट वन। कौन कौन से 4 ग्रुप हैं जो कि सर्व करते हैं कंपैटिबल सॉल्यूट? तो डी इज करेक्ट कि 4 ग्रुप हैं यहाँ पर। मैम शुगर नहीं होगा एक तो? शुगर होगा, लेकिन आप एक बार चारों पता करके आइएगा। शुगर होगा, आई एम नॉट सेइंग नो, मतलब मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप एक बार फिर भी पढ़ के आइएगा। मैं नहीं, हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप करेक्ट बोलें, तुक्के ना लगाएं।
ओके आ रहा है, बहुत देर होगी पढ़े हुए तो शायद थोड़ा याद आ रहा हाँ, है। इसीलिए शुगर्स एंड इसीलिए अमीनो जब एसिड्स तो होता था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार पढ़ के आएंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर स्लाइड आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो स्लाइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या क्या है। देयर आर 4 मेन ग्रुप्स ऑफ कंपैटिबल सॉल्यूट्स। शुगर्स है, लिखा हुआ है आपका आंसर, अमाइनो एसिड्स हैं, पॉल्यूल्स हैं और बीटाइंस हैं। ठीक है, क्या क्या है? 4 हमारे पास कंपैटिबल सॉल्यूट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, पॉल्यूल्स एंड बीटाइंस। ओके, सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है लेकिन किसी की नज़र नहीं गई है। चलिए कोई बात नहीं, तभी मैं बोल रही थी एक बार पढ़ के आने के लिए। सो हमारा ऑप्शन कौन कौन से सही है? ए, बी एंड डी। नेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छी जो हमको आना चाहिए वो है रीडिंग स्किल। एक स्किल जो हमको आनी चाहिए वो है रीडिंग स्किल, कि आप पूरा क्वेश्चन छान लो कि उसमें लिखा क्या है। यहाँ आपके सामने आंसर है, उसके बाद भी आप नहीं देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तीनों चारों स्टेटमेंट में या क्लियर है? क्लियर है मैम। ओके, नेक्स्ट इज कंपैटिबल, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, कंपैटिबल ऑस्मोलाइट और कंपैटिबल सोल्यूट सेम ही चीज है? हाँ मतलब कंपैटिबल ऑस्मोलाइट्स, कंपैटिबल सॉल्यूट सेम ही चीज है। ओके मैम। Okay. Next is, which of the following is correct decreasing order for the rate of decomposition of litter constituents? बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है और रीजन भी दीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसको भी मिलेंगे एडवांटेज होगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द, यानी सबसे जल्दी कौन सा डाइजेस्ट हो जाएगा और सबसे लेट कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे फर्स्ट किसको लगाऊं? क्या डाइजेस्ट होगा सबसे पहले? हेमीसेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज होगा, लिग्निन होगा या फिनॉल होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे पहले होगा। मैम फिनॉल सबसे पहले होगा। सबसे पहले फिनॉल होगा। फिनॉल क्या होता है? मैम अल्कोहल ग्रुप का होता है। ओके, और कोई जो आंसर देना चाह रहा हो? कोई भी नहीं है? अच्छा, कोई अंदाजा नहीं बता दे, सबसे पहले फिनॉल होगा फिर उसके बाद क्या होगा? मैम लिग्निन, देन हेमीसेल्यूलोज और फिर सेल्यूलोज। ओके, वैसे जो हेमीसेल्यूलोज है वो सबसे पहले डिग्रेड होगा, देन सेल्यूलोज, देन लिग्निन एंड देन फिनॉल। फर्स्ट हमारा आंसर है करेक्ट। अब देख लेते हैं क्यों। देखिए, ये दिया हुआ है टेम्परेचर और यहाँ पर इनका डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। सबसे पहले कौन डिकम्पोज हो रहा है? लिग्निन। शायद ये ग्राफ इतना क्लियर ना समझ में आए, पर सबसे लास्ट में जो डिकम्पोज होगा दैट इज लिग्निन, क्योंकि लिग्निन जो है सेल को प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन से। द रेट ऑफ लिटर डिकम्पोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड द रेशियो ऑफ लिग्निन टू सेल्यूलोज एंड नाइट्रोजन। यानी सेल में कितना लिग्निन प्रेजेंट है, कितना सेल्यूलोज प्रेजेंट है और कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि लिटर का डिकम्पोजिशन कैसे होगा। ठीक है, अगर लिग्निन ज़्यादा है तो सेल का डिकम्पोजिशन लेट होगा इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। लिग्निन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल्यूलोज को और नाइट्रोजन को माइक्रोबियल अटैक से, जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन स्पीड अप द डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। और जो फंजाई है वही जो है, जिसमें भी स्पेसिफिकली व्हाइट रॉट फंजाई है, वो कंप्लीटली लिग्निन को
डिग्रेड कर सकती है, जबकि जो ब्राउन रॉट फंगा है वो किसको डिग्रेड करेगी, ओनली लिग्निन को डिग्रेड करेगी, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। तो लिग्निन सबसे लास्ट में होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, फिनॉल। तो फिनॉल विल बी द लास्ट वन। सबसे पहले डिग्रेड होगा हेमीसेल्यूलोज, देन डिग्रेड होगा सेल्यूलोज, देन आएगा हमारे पास लिग्निन, एंड सबसे लास्ट में डिग्रेड होने वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, फिनॉल। ओके, सो आंसर फर्स्ट, मतलब हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ओके, Constituents तो प्लांट सेल का ही आ गया ना, हाँ जी, ये जो लिटिल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हैं ये तो प्लांट सेल का ही पार्ट आ गया ना। हाँ ये प्लांट सेल के ही पार्ट है, क्यों लिटर में क्या होगा, यहाँ पे जिस लिटर की बात की जा रही है ना, जो प्लांट लगे हुए हैं, हेमीसेल्यूलोज जो हम सेल में देखते हैं, तो सेलुलोज उससे ज्यादा, चलो मैं दोबारा रीड करूंगी, कोई नहीं। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और ये वाला क्वेश्चन जो मैम है, लिग्निन, हाँ जी, मैम लिग्निन एक बार बता दीजिए ना। लिग्निन कहाँ फाउंड होता है, मुझे बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा। प्लांट्स में फाउंड होता है, ये पॉलीमर है जो प्लांट को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है, यानी ये हार्ड पॉलीमर है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉलीमर जल्दी से खराब नहीं, सेल वॉल में प्रेजेंट होता हाँ सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और सबसे अच्छी सेल प्लांट मतलब पेड़ जो बनाने जाते हैं जिनमें लिग्निन कंटेंट ज्यादा होता है, उनका हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं ना, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, उनको जल्दी से कीड़े ना लगे, फंगस ना लगे, बैक्टीरिया ना लग, मतलब बैक्टीरिया कहाँ, फंगस ना लग जाए, खराब ना हो जाए, दीमक ना लग जाए, कीड़ा ना लग जाए। तो लिग्निन का जो है वो डिग्रेडेशन लेट होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, सेल वॉल में प्रेजेंट है ना। ओके, समझ आया? यस मैम। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं iFly पे, ये सभी जगह अवेलेबल है। हम तैयारी कराते हैं नेट, गेट, ICMR जैसे सारे एग्ज़ाम्स की, ARS की, CSI नेट की, और हम आपको देते हैं सपोर्ट ताकि आपकी सक्सेस जो है वो कैटलाइज हो जाए। अपनी प्रिपरेशन को कैटलाइज करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए जुड़े iFly से। थैंक यू एवरीवन, आज के सेशन के लिए। सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट्स हैं तो बता सकते हैं, हम कवर कर लेंगे।